हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा जितने भी क्लास 9th 10th 11th 12th ये सभी स्टूडेंट हैं और जिन्हें बेटा अकाउंट्स का ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हैं, अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटा मैं हमेशा आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आज से आपको ट्यूशन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर कराया जाएगा। उसके लिए आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना होगा। अगर आप चाहते हैं हमसे अकाउंट्स की फ्री लाइव क्लास लेना, अगर आपको फ्री लाइव क्लास लेनी है, एक पैसा वेस्ट नहीं करना है, कंप्लीट सिलेबस करना है और साथ में उसका रिवीजन भी करना है, तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको हमें मैसेज करना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9555159995। जल्दी से अभी फ़ोन उठाओ और फ़ोन पर आप इस नंबर को सेव करो और इस नंबर पर मुझे मैसेज करना और कहना आप जो है 9th के हों, 10th के हों, 11th के हों, बीकॉम के हों, 12th के हों, कि सर हमें अपने लाइव क्लास के ग्रुप में ज्वाइन करा लो, ताकि हम भी फ्री लाइव क्लास ले सकें, ताकि आप भी फ्री लाइव क्लास ले सको। ये तो चर्चा परिचर्चा रही जो मैं हमेशा बताता हूँ। अब दूसरी बात आती है कि सर आज हम क्या करेंगे। बेटा आज हमारे पास एक क्लास 12th का एपिसोड नंबर 17, जिसमें आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। चैप्टर फर्स्ट के जो आपके पास गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चैप्टर फर्स्ट है, आपकी बुक के अंदर लिखा होगा गैर लाभकारी संस्थाओं के खाते या अलाभकारी संस्थाओं के खाते या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। इस चैप्टर की आज ये पार्ट नंबर 3 है और फर्स्ट सेकंड पार्ट में करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे देखो डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करना, वहाँ पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की वीडियो आपको मिल जाएंगी। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे दोनों पार्ट आप आसानी से देख सकते हो। और आपको डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आता, आपको लिंक नहीं मिल पा रहे हैं, आप मेरे पास मैसेज करेंगे, मैं आपके बाकी दोनों क्लासेस भी सेंड कर दूँगा। अब बारी आज हम क्या करेंगे बेटा, पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया ये गैर लाभकारी संस्थाएं क्या होती है। दूसरी क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए थे, जिससे हमने सब्सक्रिप्शन के बारे में समझा था, चंदे के बारे में समझा था कि चंदे की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, चंदे को अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। उसके अलावा जो क्लास नंबर 3 है, आज की क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में छोटा सा एक थ्योरी का क्वेश्चन लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है मेरे प्यारे मेरे प्यारे मेरे लाल मेरे बच्चे। तो अभी भी मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपने हमारी क्लास को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो ज़रूर मेरे पास मैसेज करें और लाइव क्लास ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे बेटा, आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको यहीं पर याद करा दूं। फ़ायदा यही होता है, अगर आप मेरी पूरी क्लास लेते हो तो क्लास ख़त्म होने से पहले पहले मैं गारंटी देता हूँ जितना भी आज मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपको आज के आज ही याद हो जाएगा। बस एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करना होगा, लेकिन सर रिवीजन कैसे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको कॉपी बनानी होगी। पार्ट 1 पहले नोट्स बना लो, फिर पार्ट 2 के नोट्स बनाओ, फिर पार्ट 3 के नोट्स बनाओ, आज पार्ट 4 चल रहा तो उसके नोट्स बनाओ। तो इस तरह से आपको हर पार्ट के क्या बनाने होंगे, नोट्स बनाने होंगे। ये जो एनपीओ है इसकी लगभग बेटा मैं 20 क्लास लेने वाला हूँ, 20 क्लास, यानी कि 20 क्लास के जो नोट्स आपके बाद लगभग आधी कॉपी भर जाएगी, बट अगर आप कॉपी बनाते हो तब। चलिएगा आज हम बात करते हैं। देखो बेटा, जो हमारे पास ये एनपीओ होती है, गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं, इनके वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें 2 खाते बड़े इंपॉर्टेंट बनाने होते हैं। वैसे 3 खाते बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर खातों की बात करें तो एक इन्हें बनाना होता है प्राप्ति और भुगतान खाता। प्राप्ति और भुगतान खाता बताएंगे इसके बारे में, ये क्या होता है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आप चाहे जीरो हो नील हो अकाउंट में, लेकिन जब तक मेरा कंप्लीट होगा आपको रट जाएगा। दूसरा इन्हें बनाना होता है बेटा आय व्यय खाता। आय व्यय खाता, तो इन्हें 2 खाते बनाने हैं, एक प्राप्ति भुगतान खाता और दूसरा आय व्यय खाता। अब ये प्राप्ति भुगतान खाता क्या है और आय व्यय खाता क्या है, थोड़ा समझते हैं। ये जो प्राप्ति और भुगतान है इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
और आय व्यय खाते को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, इस तरह से दो इनके नाम हैं। अब बात करते हैं प्राप्ति भुगतान खाता है क्या। बेटा ये समझ लो, ये एक तरह की कैश बुक है। ये एक तरह की क्या है मेरे बच्चे? कैश बुक। बहुत ध्यान से अगर आप समझोगे ना, मेरे साथ देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं यहाँ से भी आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बिल्कुल डीपली बताता चलूँ, धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे ताकि आप अच्छी तरह से रट जाएं। ये जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है बेटा, एक तरह से कैश बुक की तरह से होता है, रोकड़ बही की तरह से होता है। इसका नाम है प्राप्ति और भुगतान। मतलब इस खाते को मतलब नहीं है कि कौन से साल का पैसा आया, कब पैसा आया, कैसे पैसा आया, किसी को मार कर लिया, किसी से छीन कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राप्ति और भुगतान खाते का मतलब सिर्फ एक है, कहीं से भी पैसा आया लिख दो, कहीं भी पैसा गया लिख दो, चाहे वो एडवांस का आया, चाहे वो पुराना बचा हुआ आया, चाहे कहीं से छीन कर आया, मर्डर करके आया। बस प्राप्ति भुगतान खाता एक तरह की कैश बुक है, एक तरह की रोकड़ बही है। रोकड़ आएगा तो प्राप्ति में लिख देंगे, रोकड़ चला जाएगा तो भुगतान में लिख देंगे। कब का है, कैसा है, किस वर्ष का है, फर्क नहीं पड़ता। इसमें सभी वर्षों का, चाहे वो 5 साल का पैसा अगर आपको इस बार मिल गया तो जैसे ही मिलेगा आप डायरेक्ट लिख दोगे, जैसे ही चला जाएगा डायरेक्ट लिख दोगे। यानी कि प्राप्ति भुगतान खाता सिर्फ नगद के लेन देन को दर्शाता है। कितना नगद आया, कितना नगद गया, बस वही प्राप्ति भुगतान खाते में लिखा जाएगा। किस साल का है, कैसा है, फर्क नहीं पड़ता। नगद आया तो प्राप्ति में, नगद गया तो भुगतान में। यानी कि इस खाते में नगद प्राप्ति और भुगतानों को दिखाया जाता है, जो किसी भी वर्ष का हो सकता है मेरे बच्चे। जबकि जो आय व्यय खाता होता है ना बेटा, आय व्यय खाता, ये सिर्फ एक वर्ष के खर्च को दिखाता है। यानी कि वो खर्चा जो इस वर्ष से संबंधित है वो तो आय व्यय खाते में आएगा, और ऐसा खर्च जो इस वर्ष से संबंधित नहीं है वो आय व्यय खाते में नहीं आएगा। आय व्यय खाता एक वर्ष, याद रखना बेटा, ये सिर्फ एक वर्ष, इस वर्ष का। देखो मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनना बेटा बात। मुझे किसी ने एडवांस में 4 लाख रुपए दे दिए आने वाले साल के, अभी साल शुरू भी नहीं हुआ, एडवांस में मुझे कुछ पैसा मिल गया, प्राप्ति भुगतान में लिख दिया जाएगा, अभी मिल गया बेटा, इसके हिसाब से इनकम हो गई। लेकिन आय व्यय खाता ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि ये आने वाले वर्ष का है, इस वर्ष से संबंधित नहीं है। तो जो आय व्यय खाता होता है वो सिर्फ एक वर्ष से संबंधित, जो वर्ष चल रहा है उस वर्ष से संबंधित जो खर्चे हैं, उस वर्ष से संबंधित जो इनकम है वो इसमें लिखी जाती है। जबकि प्राप्ति भुगतान खाते में चाहे किसी भी वर्ष की इनकम अगर मिल गई तो वो लिख देंगे, किसी भी वर्ष का भुगतान आपने किया है तो वो लिख देंगे। जैसे बेटा मैं मान लो मैंने क्या किया, मैंने 5 साल बाद का खर्चा आज ही दे दिया, मैंने किसी को एडवांस भी दे दिया 2 साल बाद के, जो मुझे 2 साल बाद पैसा देना था वो मैंने आज ही दे दिया, तो प्राप्ति भुगतान में तुम लिख दूंगा भुगतान मैंने कर दिया आज ही। लेकिन आय व्यय खाते में ऐसे व्यय नहीं मानूंगा, क्योंकि 2 साल बाद का खर्चा था मैंने भले भी दे दिया, तो ये 2 साल बाद जब आय व्यय खाता बनेगा उस वाले साल में दिखाया जाएगा, ना कि इस वाले साल में। तो आय व्यय खाता सिर्फ इस वर्ष में, एक वर्ष छोड़ दो बेटा, इस वर्ष जो करंट वर्ष है, जो चालू वर्ष है, चालू वर्षों के खर्चों को दिखाता है कि इस वर्ष का खर्चा कौन सा है, चाहे वो दिया है या फिर वो नहीं दिया है। तो आय व्यय खाता एक तरह से लाभ हानि खाते की तरह होता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, और ये कैश बुक की तरह होता है। ये कैश बुक की तरह, ये इसकी तरह है। लो एक अंतर तो समझ में आ गया। आप लिख भी सकते हो कि जो प्राप्ति भुगतान खाता है ये रोकड़ बही के समान होता है, आय व्यय खाता लाभ हानि खाते के समान होता है। एक अंतर बन गया बेटा, ये वाला अंतर नहीं है, बिल्कुल अलग अंतर बना बेटा। प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ बही के समान होता है, आय व्यय खाता लाभ हानि खाते के समान होता है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ये प्राप्ति और भुगतान खाता है ना बेटा, इसे वास्तविक खाता बोलते हैं। आपको पता भी होगा कि खाते 3 प्रकार के होते हैं। तो चूंकि प्राप्ति भुगतान खाते में आपके पास कैश आता है, कैश वास्तविक होता है, इसलिए प्राप्ति भुगतान खाते को वास्तविक खाता कहा जाता है, क्योंकि ये कैश है। क्या कहा जाता है बेटा इसे? वास्तविक खाता कहा जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता कैसा खाता होता है? वास्तविक खाता होता है, क्योंकि इसमें वास्तव में आपको कैश प्राप्त होता है। जबकि जो आय व्यय खाता है, आय व्यय खाता है, ये वास्तविक नहीं होता, ये नाम मात्र का खाता बोला जाता है, या अवास्तविक खाता बोला जाता है, नाम मात्र का खाता।
देखो जी 2 अंतर हो गए, आपको कम से कम 5 अंतर याद करने हैं। पहला अंतर, बल्कि 3 हो गए। पहला अंतर, प्राप्ति भुगतान खाते में किसी भी वर्ष से संबंधित पैसे को या रोकड़ को लिखा जाता है। आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष से संबंधित आय व्यय को, खर्चों को लिखा जाता है। प्राप्ति भुगतान खाता नगद बही, कैश बुक के समान होता है, जबकि आय व्यय खाता लाभ हानि खाते के जैसा होता है। तीसरा, प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है, ये शब्द याद रखना बेटा, वास्तविक खाता है, जबकि आय व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता है। एक कैसा खाता है बेटा, ये नाम मात्र का खाता है। देखो 3 अंतर ऐसे होंगे जो आपको याद हो गए होंगे। अगर याद नहीं हुए तो फिर से बताओ, मेरे साथ साथ बताओ। जो आय व्यय खाता है वो कैसा है, नाम मात्र का खाता। आय व्यय खाता सिर्फ नाम मात्र का खाता है, आय व्यय खाता नाम मात्र का खाता। जबकि प्राप्ति भुगतान, इसमें क्या मिल रहा है, कैश, और कैश तो वास्तव में होता है। तो प्राप्ति भुगतान खाते में कैश मिलता है और कैश वास्तव में होता है, इसलिए इसे वास्तविक खाता कहा जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते में सीधे कैश मिलता है तो एक तरह से रोकड़ बही के समान होता है बेटा, ये रोकड़ बही के समान होता है। आय और व्यय एक तरह से लाभ हानि खाते के समान होता है। बढ़िया रखना, लाभ हानि खाता, आय व्यय खाता लाभ हानि खाते के समान होता है, आय व्यय खाता लाभ हानि खाते के समान होता है। प्राप्ति भुगतान खाते में किसी भी वर्ष से संबंधित प्राप्ति को लिख दिया जाता है, जबकि आय व्यय खाते में केवल चालू वर्ष से संबंधित आय और व्यय को लिखा जाता है। 3 याद हो गए। बाकी चलो एक बार इसमें से भी देख लेते हैं। थोड़ा सा टिपिकल है बेटा, ये थोड़ी सी बुकिश लैंग्वेज है, जो मेरे पास ये नोट्स है, मैंने यहाँ लिख नहीं पाया था, तो बुक की बेटा फिलहाल मैं खुद साफ साफ जो बात होता है मैं बार बार बोल देता हूँ। बुक की ही ये कॉपी है। यह नगद बैंक लेन देन का सारांश है, नगद और बैंक लेन देन का सारांश है। जो नगद आया है या बैंक से पैसा आया गया उसका सारांश है बस। यह वर्तमान वर्ष की आय और व्यय का सारांश है। लो चौथा अंतर मिल गया बेटा। इसमें राजस्व और पूंजी दोनों प्रकृति के लेन देन को दर्ज किया जाता है। क्योंकि सर राजस्व और पूंजी क्या होता है, इसके बारे में बेटा एक क्लास बनी हुई है, आराम से समझ लेना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्व से संबंधित लेन देनों को लिखा जाता है। ये बड़ी टिपिकल सी लैंग्वेज है बेटा। खैर मैं इसकी बात नहीं करता हूं, मैं इसी की बात करता हूं। 3 आपको याद हो गए थे। चौथा क्या लिखोगे, चलो ये और लिख लो। अच्छा बेटा, चौथा अंतर ये भी कि इसमें देखो आप अपनी कॉपी पर लिख नहीं रहे हो, मैं समझा रहा हूं, आपको लग रहा है शायद याद रहेगा, लेकिन एग्जाम तक आप भूल जाओगे। इसमें राजस्व तथा पूंजीगत बताऊंगा बेटा क्या होते हैं, ये दोनों मदों को लिखा जाता है। इसमें केवल राजस्व मदों को लिखा जाता है। मैं खुद देखो लिख रहा हूं, मैं चाहता वो भी पढ़वा सकता था, इतनी टिपिकल लैंग्वेज में आपको रटना पड़ता, लेकिन मैं नहीं चाहता बेटा। राजस्व और पूंजीगत, देखो राजस्व और पूंजीगत में क्या होता है बेटा, मैंने कोई पैसा दिया, उसके बदले मेरे पास कुछ संपत्ति आ जाए, उसे बोलते हैं पूंजीगत। पूंजीगत व्यय होते हैं जिन खर्चों के बदले कुछ संपत्ति मिल जाती है। जैसे मैंने मशीन खरीदने पर खर्चा किया, पूंजीगत व्यय है। फर्नीचर खरीदने पर खर्चा किया, फर्नीचर आ गया, पूंजीगत व्यय है। मैंने बिल्डिंग खरीदने पर खर्चा किया, बिल्डिंग आ गई, पूंजीगत व्यय है। जिन खर्चों के बदले कोई संपत्ति आ जाती है वो सारे खर्चे पूंजीगत होते हैं। जिनके बदले कोई संपत्ति नहीं आती वो सब राजस्व व्यय होते हैं। जैसे मैंने किराया दिया बेटा, तो किराए के बदले मकान तो नहीं आएगा ना मेरा, मकान तो मेरा नहीं होगा, तो वो राजस्व कहलाएगा। मैंने ब्याज दिया, राजस्व कहलाएगा। मैंने मजदूरी दी, राजस्व कहलाएगा। वे खर्चे जिनके बदले कोई संपत्ति नहीं मिलती वो सब राजस्व व्यय होते हैं। और वे खर्चे जिनके बदले कोई संपत्ति आपके पास आ जाती, प्रॉपर्टी को जाती, वो पूंजीगत होते हैं। राजस्व मतलब रेवेन्यू, पूंजीगत मतलब कैपिटल। तो इसका मतलब ये हुआ, जो आय व्यय खाता है उसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्व मदों को लिखा जाएगा। राजस्व मतलब रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर को लिखा जाएगा। इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मदों को लिखा जाएगा। आय व्यय, सॉरी बेटा, कौन सा बेटा, प्राप्ति और भुगतान खाते से नगद शेष प्राप्त होता है। 5वां अंतर, प्राप्ति और भुगतान खाते से क्या मिलता है बेटा आपको, कि लास्ट में नगद का शेष कितना है। प्राप्ति भुगतान खाते में क्या होगा, जो पैसा आएगा वो लिखोगे, जो पैसा गएगा वो लिखोगे, एंड में जितना पैसा बचा रह गया बस वो दिखाता है। तो ये नगद शेष को दिखाता है कि आखिरी में आपके पास कितना नगद या कितना बैंक का शेष है।
प्राप्ति भुगतान खाता क्या दिखाता है कि एंड में आपके पास कितना पैसा बचा रहा है, एंड में आपके पास कितना कैश बचा हुआ है, ये कौन दिखाता है? प्राप्ति और भुगतान खाता। जबकि 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 जो आपके पास कौन सा खाता है बेटा? आपके पास आय व्यय खाता है, वो अंत में कितना आपके पास लाभ या हानि हुआ, क्योंकि यहां पर लाभ हानि नहीं होता, लाभ हानि नहीं होता कौन, तो इसमें हम दिखाते हैं कितना आपको सरप्लस और कितना आपको डेफिसिट। अभी बताऊंगा बेटा। अंत में कितनी आपकी कमी पड़ी, आपके खर्चे कितने ज्यादा थे और इनकम कम थी, तो कितने रुपए की कमी पड़ी या कितने रुपए का आपका पैसा बच गया, ये दिखाता है बेटा। एंड एक तरह से मैं बोल सकता हूं सिंपल में, आपको कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। वैसे प्रॉफिट लॉस नहीं बोलते उसे बेटा, कमी और आधिक्य बोलते हैं बेटा। आपके इनकम ज्यादा थी कि आपके खर्चे ज्यादा थे, बस ये दिखाता है। आपके इनकम और खर्चों के बारे में बताता है कि आपके खर्च ज्यादा हैं कि आपकी इनकम ज्यादा है, यानी कि आपका प्रॉफिट हुआ है कि आपको एंड में एक तरह से लॉस हुआ, आप बोल सकते हैं। जबकि ये बताता कि एंड में आपके पास कितना कैश बचा रह गया है। एक बार देख सकते हो, अंतिम शेष अंत में हस्तगत रोकड़ तथा बैंक शेष को दर्शाता है। अंतिम शेष आय का व्यय पर आधिक्य, कि आय व्यय से ज्यादा थी, या इसके विपरीत स्थिति को दर्शाता है कि आपकी आय ज्यादा थी या व्यय ज्यादा थे, ये दर्शाता है बेटा। इसका कोई प्रारंभिक शेष नहीं होता, बस एक और याद रखना छठा, किसका? आय व्यय खाते का कोई प्रारंभिक शेष नहीं होता, जबकि जबकि प्राप्ति और भुगतान खाते का एक प्रारंभिक शेष होता है। प्राप्ति और भुगतान खाते का प्रारंभिक शेष होता है, प्रारंभिक शेष होता है। लो भाई, इतनी बात समझ गए। आप और लिख सकते हो, जो आय व्यय खाता बेटा हम बनाते हैं ना, आय व्यय खाता, आय और व्यय खाता या प्राप्ति और भुगतान खाता। प्राप्ति आय व्यय खाते में बेटा, सॉरी प्राप्ति भुगतान खाते में यहां हम लिखते हैं प्राप्ति, यहां हम लिखते हैं भुगतान, यानी कि इसमें प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति तथा भुगतान नाम के, प्राप्ति भुगतान खाते में प्राप्ति तथा भुगतान नाम के 2 कॉलम होते हैं। जबकि आय व्यय खाते में एक्सपेंडिचर और इनकम, यानी कि व्यय आय, ये आय और व्यय नाम के 2 खाते होते हैं, 2 कॉलम होते हैं। देखो कैसे लिखना है इसे, मैं यहां से आपको दिखा देता हूं, ध्यान से समझना। इस खाते में जमा पक्ष में भुगतान, सॉरी बेटा, इस खाते में नाम पक्ष में प्राप्ति अभिलेखन किया जाता है, प्राप्ति या भुगतान, पूरा लिख देता हूं बेटा, प्राप्ति और भुगतान का अभिलेखन किया जाता है। इस खाते के नाम पक्ष में व्यय, हानि आदि का अभिलेखन किया जाता है, कितना आपके व्यय हो गए हैं, ठीक है। और आय, सॉरी बेटा, हानि और आय का अभिलेखन किया जाता है कि हानि, और एक खाता बनेगा हानि का, व्यय का, एक खाता बनेगा आय का, व्यय आय व्यय आय, उसमें भुगतान और प्राप्ति, भुगतान और प्राप्ति, इस तरह के खाते बनते हैं। चलिएगा, बाकी खैर छोड़ो, इतना बेटा मैंने आपको समझाया। अगर आपने कॉपी पर लिख लिया होगा बेटा जो मैंने पढ़ाया है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप, मैं फिर से बोल रहा हूं, बुक की लैंग्वेज याद करना चाहोगे तो मेरे बच्चे नहीं कर पाओगे। अगर आपने नहीं लिखा है तो दोबारा से मेरी वीडियो चलाओ, जो लाइन में बोल रहा हूँ उसे कॉपी पर लिखते चले आओ। सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, उसी लैंग्वेज से नंबर मिलते हैं, याद रखना। जो आप बुक की लैंग्वेज पेपर में लिख कर भी आते हैं ना, उसके नंबर नहीं देते, टीचर उसे पता है रट कर लिखा होगा, चीटिंग करके लिखा होगा, लेकिन जो आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर आते हो उसके नंबर आपको मिलते हैं। चलेगा, इसी तरह मैं क्लास को बंद करता हूँ। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। जो क्लास नंबर 3 है, क्लास नंबर 4 कल आ जाएगी, तब तक उसका वेट करें, या हो सकता है आ चुकी हो, आप देख सकते हो नीचे, और डिस्क्रिप्शन में पुरानी जो क्लासेस है वो मैं उसका नोट्स आपके पास दे दूंगा। अगर आपको और भी हमारी सारी वीडियो देखनी है, मेरे पास आप मैसेज कर सकते हो कि सर हमें अपने ग्रुप में ज्वाइन कर लें। जय हिंद।